अस्सलामुअलैकुम। इसराइल में एल्पा और नारंग के दरमियान ज़बरदस्त रस्साकशी हो रही थी। ये सिर्फ एल्पा जानती थी कि उसका मुकाबिल उसका दुश्मन नारंग है। वो बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर ब्रेन आदम था, आर्मी इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल, और तमाम यहूदिया काबरीन यही समझ रहे थे कि एल्पा ब्रेन आदम से दुश्मनी कर रही है और ब्रेन आदम एल्पा से दुश्मनी कर रहा है। उनकी दुश्मनी के बायस यहूदिया काबरीन के भी दो गिरोह बन गए थे। एक गिरोह एल्पा की हमायत कर रहा था और दूसरा गिरोह कह रहा था डायरेक्टर जनरल कई बरसों से इस मुल्क का वफादार रहा है, उसने एल्पा को यहाँ का वफादार बनाकर रखा था। एल्पा भी उसके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती थी। आज एल्पा उसे ख्वामखा दुश्मनी कर रही है और दुश्मनी का यह जवाब पेश कर रही है कि वो ब्रेन आदम नहीं है। अकाबरीन में से दूसरे गिरोह के एक अफसर ने कहा, एल्पा दुरुस्त कह रही है। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर हमें ब्रेन आदम नजर आ रहा है, लेकिन ये एक धोखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले नीलमा अपनी आत्मा शक्ति के जरिए जिस्म तब्दील किया करती थी, अब नारंग ऐसा कर रहा है, लिहाजा नारंग इस वक्त ब्रेन आदम के रूप में हम पर मुसल्लत हो गया है। ब्रेन आदम की हमायत करने वालों में से एक शख्स ने पूछा, क्या सबूत है कि ब्रेन आदम के जिस्म में नारंग की रूह समाई हुई है? सीधी सी बात है, वो हमारी पहले वाली एल्पा नहीं रही। किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने उसे बड़ी कामयाबी से ट्रैप किया है। उसने तनवीमी अमल के जरिए उसे अपने मामूल और ताबे बना लिया है। वो उसके इशारों के मुताबिक सबसे पहले ब्रेन आदम से दुश्मनी कर रही है, क्योंकि ब्रेन आदम ही को हमारी ममलिकत इसराइल में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। पहले वो इस हड्डी को तोड़ना चाहती है। फौज के अकाल अफसर ने कहा, यहाँ दो गिरोह बन चुके हैं। हम में से एक एल्पा की हमायत में सोच रहा है और बोल रहा है, दूसरा गिरोह ब्रेन आदम की हमायत कर रहा है। देखा जाए तो ये अच्छी बात है। हम एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि उन दोनों में सच कौन बोल रहा है और धोखा कौन दे रहा है। लिहाजा हमें इस सिलसिले में एक इजलास तलब करना चाहिए। एल्पा से और ब्रेन आदम से कहा जाए कि वो भी इजलास में हाजिर हों, ताकि हम उनके दरमियान सुलह करा सकें या फिर हकीकत मालूम कर सकें कि उन दोनों के दरमियान क्यों इतनी खतरनाक हद तक दुश्मनी चल पड़ी है कि हम काबरीन भी दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। इस तरह तो मुल्क तबाह होता चला जाएगा। एल्पा और ब्रेन आदम दिन और रात में कई बार उन काबरीन से रब्ता किया करते थे। उन्हें कहा गया था कि शाम 4 बजे के इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, उन दोनों के इस इजलास में हाजिर होना चाहिए। एल्पा ने कहा, मैं वहाँ मौजूद रहूंगी और अपनी मौजूदगी का यकीन भी दिलाऊंगी, लेकिन किसी को नजर नहीं आऊंगी। नारंग ने कहा, मैं भी वहाँ मौजूद रहूंगा, लेकिन किसी को नजर नहीं आऊंगा। एक ने पूछा, मिस्टर ब्रेन आदम, आप तो टेलीपैथी नहीं जानते हैं, फिर किस तरह हाजिर होकर हमें नजर नहीं आएंगे? आप हजरात जानते हैं, मेरी और एल्पा की कोशिशों से 4 टेलीपैथी जानने वाले हमारे हाथ आ गए थे। उनमें से एल्पा की गफलत के बायस 2 टेलीपैथी जानने वाले हमारे हाथ से निकल गए। इससे पहले कि बाकी 2 टेलीपैथी जानने वाले हमारे हाथ से निकलते, मैंने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया है। एक आमिल के जरिए उन पर तनवीमी अमल कराने के बाद उन्हें अपना मामूल और ताबे बना लिया है। लिहाजा आज शाम जो इजलास होगा, मैं एक के जरिए मौजूद रहूंगा, आप लोगों की बातें सुनता रहूंगा और अपनी तरफ से जवाब देता रहूंगा। उनसे कहा गया कि वो इजलास में आने से पहले चंद मुफीद तजावीज़ सोच कर आएँ कि उन दोनों में किन शराइत पर सुलह हो सकती है, और अगर सुलह ना हो सकी और दोनों को एक दूसरे से खतरा रहेगा, तो हम सब किस तरह यकीन के साथ समझ सकेंगे कि दोनों में से कौन हमें धोखा दे रहा है और कौन हमसे मुखलिस है। जहाँ तक यहूदियों की बेहतरी और सलामती का ताल्लुक था, तो एल्पा उनसे मुखलिस थी, लेकिन साबित करना मुश्किल था कि वह पहले की तरह अभी अपने मुल्क और कौम के लिए परेशान है। नारंग उसे किसी तरह फना करना चाहता है। यही नारंग को शिकायत थी कि एल्पा उसके हाथ नहीं आ रही थी, कहीं रुपोश हो गई थी। दोनों एक दूसरे को तलाश कर रहे थे और दोनों ने ही यह सोच रखा था कि जब भी वह एक दूसरे को नजर आएंगे और यकीन हो जाएगा कि वही नारंग है या वही एल्पा है, तो फौरन उसे गोली मार देंगे। मैंने और सोनिया ने नारंग को उस मुकाम पर पहुंचा दिया था और उसे यकीन दिला दिया था कि जब तक वो हमारा फर्मा बरदार रहेगा और हमारी मर्जी के मुताबिक इसराइल में और अमेरिका में एक महाज कायम करता रहेगा, उस वक्त तक सोनिया उसे दुश्मनी नहीं करेगी। लेकिन वो इसराइल में अपने तौर पर जो कुछ करेगा, इसमें सोनिया मदाखलत नहीं करेगी, क्योंकि अब हम दूसरी जगह मसरूफ थे और ये चाहते थे कि नारंग अपने तौर पर एल्पा से मुकाबला करे। और जहाँ तक हमें रिपोर्ट मिल रही थी, वो यही थी कि वो बड़ी कामयाबी से मुकाबला कर रहे हैं और ऐसा अज़ाब बन चुका है जो पहले कभी एल्पा पर नाजिल नहीं हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में, एल्पा से निमटने के लिए ना हम उसे मशवरा दे रहे थे, ना किसी तरह की मदद। अलबत्ता कभी कभी मालूम कर लेते कि वो एल्पा के मुकाबले में साबित कदमी से डटा हुआ है या नहीं। अगर वो कमज़ोर पड़ जाता या एल्पा उस पर गालिब आती, तो हम किसी हद तक उसकी मदद कर सकते थे। एल्पा ने नारंग से ज़्यादा टेलीपैथी की दुनिया में तजुर्बात हासिल किए थे और तरह तरह के टेलीपैथी जानने वालों की तरह तरह की मकारियाँ सीखी थीं। अगरचे नारंग उसके मुकाबले में नाकाबिले शिकस्त बन चुका था, इसके बावजूद वो मायूस होने और हौसला हारने वाली औरत नहीं थी। वो सोचती रहती थी कि किस तरह उस पर गालिब आ सकती है और किस तरह उसकी साजिशों से महफूज रहकर खुद को जिंदा सलामत रख सकती है। उसने खूब सोच समझ कर एक तदबीर पर अमल किया। एक रात बड़ी राजदारी से जमाल रॉबिन की रहायशगाह की तरफ आई। ये वही जमाल रॉबिन था जो बहुत ही तजुर्बाकार विच डॉक्टर था। उसने पिछले दिनों अपने जादुई अमल से एल्पा और ब्रेन आदम के सरों के पिछले हिस्से में 2 जादुई कीलें पेवस्त की थीं, जिसके नतीजे में कोई टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमागों में आता तो यही मालूम होता कि उनके दिमाग मुर्दा हो चुके हैं, जबकि वो जिंदा थे और दिमागी तौर पर भी सेहतमंद थे। अब एल्पा को इसी जादुई अमल की ज़रूरत थी।
वो जिंदा रहकर तमाम टेलीपैथी जानने वालों को धोखा देना चाहती थी कि वो मर चुकी है, दिमाग मर चुका है और वो भी मर चुकी है। लेकिन ऐसा करने वाले विच डॉक्टर जमाल रॉबिन जिंदा नहीं रहा था। जीनी और पोरस ने उस विच डॉक्टर को हलाक कर दिया था। बाद में एल्पा और ब्रेन आदम के हुक्म के मुताबिक उसके बंगले को लॉक कर दिया गया। अब वो बंगला मुकफ्फल ही होगा। एल्पा ने सोचा कि उस बंगले का दरवाजा खोलकर अंदर जा सकती है। अगरचे जमाल रॉबिन मर चुका था, लेकिन उसके तमाम जादुई हरबे एक डायरी में लिखे हुए थे और बहुत से ऐसा सामान था जिसके जरिए जादुई अमल किया जा सकता था। एल्पा ने सोचा कि अगर वो इस मोटी सी डायरी का मुतालिया करे और उसका जादुई अमल करे, खुद को इस अमल के मुताबिक मुर्दा साबित करे और तमाम टेलीपैथी जानने वालों को यकीन हो जाए कि एल्पा मर चुकी है। वो यही समझ नहीं आई थी कि वो जादुई अमल करना चाहे तो इसमें कितना अरसा लगेगा, वो कब तक इस अमल को सीख पाएगी। दिल कह रहा था कि अमल को सीखना है। उस डायरी को पढ़कर, समझकर और उसके तरीकाकार पर अमल करके अपने दिमाग को मुर्दा बनाने में शायद ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। बहरहाल वो एक तजुर्बा करना चाहती थी, उसकी सलामती के लिए लाजमी था। इसलिए वो विच डॉक्टर की रहायशगाह के दरवाजे पर आई। वहां के मुकफ्फल दरवाजों की चाबियां जिस अफसर के पास थी, उसने ख्याल खोने के जरिए उसे गायब दिमाग बनाकर अपने पास बुलाया और उससे चाबियां ले ली। अब वो वहां पहुंचकर उन चाबियों से दरवाजा खोलकर अंदर आई। दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक अलमारी की आड़ में आकर खड़ी हो गई। उसने अंदर आते ही महसूस किया था कि वो इस मुकफ्फल बंगले में तनहा नहीं है, इस वक्त कोई और भी मौजूद है। क्योंकि ड्राइंग रूम के दूसरी तरफ जो कॉरिडोर था, वहां एक जीरो पावर का बल्ब रोशन था। वो जानती थी कि जब इस बंगले को मुकफ्फल किया गया था तो किसी बल्ब को ऑन नहीं रखा गया था, और अब एक जीरो पावर की रोशनी बता रही थी कि खतरा है। क्या नारंग भी यहाँ किसी ऐसे ही मकसद के लिए आए और जमाल रॉबिन की डायरी चुराना चाहते हैं? यकीनन यही बात हो सकती है। नारंग भी जादूगर था। वो अपने इल्म में इजाफा करने के लिए जमाल रॉबिन की वो अहम डायरी चुराने के लिए आ सकता था। वो अलमारी की आड़ में खड़ी रही, जहां तक देख सकती थी देखती रही। कोई नजर आ रहा था। उसने ख्याल खोने की परवाज की और नारंग के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। वो दोबारा उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, मैं एल्पा बोल रही हूँ, मेरी बात सुन लो। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम मेरे दिमाग में रहकर कोई चालाकी दिखाने आई हो, भाग जाओ यहाँ से। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। इतनी देर में एल्पा ने यह समझ लिया कि अभी नारंग जिस कमरे में बैठा हुआ है वहां अंधेरा नहीं रोशनी है, जबकि जमाल रॉबिन के बंगले के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ एक ही जीरो पावर वाला बल्ब रोशन था। इस तरह से इत्मीनान हो गया कि नारंग वहां नहीं है, बल्कि कोई और है। कोई और कौन हो सकता है? वो मोहतात अंदाज में कदम बढ़ाती हुई उस ड्राइंग रूम से बाहर आई। उसे यह खतरा नहीं था कि वहां नारंग है। वहां तो जो कोई भी होगा एल्पा उससे निमट सकती थी। वो दबे पांव चलती हुई एक कमरे के सामने आई। उसका दरवाजा बंद था। उसने खिड़की के पास आकर पर्दे को जरा सा हटाकर देखा तो वहां भी जीरो पावर का बल्ब रोशन था। बिस्तर पर एक शख्स चारों शाने चित लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो आंखें बिल्कुल साकित थीं। जिस्म भी बिल्कुल साकित था। वो बड़ी देर तक देखती रही, तब यकीन हुआ कि वो मर चुका है। 15 मिनट गुजर चुके थे। उस मुर्दे ने पलकें नहीं झपकाई थी। ऐसा जिंदा इंसान नहीं कर सकता। इतनी देर में वो एक आध बार जरूर पलक झपकता, फिर उसके जिस्म के किसी भी हिस्से ने एक जरा भी हरकत नहीं की थी। पता नहीं वो कौन था, इस मुकफ्फल बंगले के अंदर कैसे आया था। शायद कमरे के अंदर जाकर उसके मुतल्लिक कुछ मालूम हो सकता था। वो दरवाजे पर आई, फिर एक चाबी निकालकर इस दरवाजे को खोला। जब वो दरवाजा खुलकर अंदर आई तो एकदम से ठिठक गई। उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। वो जो मुर्दा था उठकर बैठ गया था और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। फिर उसने कहा, आप शायद मैडम एल्पा हैं। इस मुकफ्फल बंगले में और कोई नहीं आ सकता, इसलिए अंदाजे से कह रहा हूँ। एल्पा ने कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मगर तुम कौन हो? मैं जमाल रॉबिन का भाई हूँ। जब मुझे यह खबर मिली कि उसे किसी ने हलाक कर दिया तो मैं यहाँ आया। उस वक्त तक यहाँ से उसकी लाश को ले जाकर दफन कर दिया गया था और इस बंगले को मुकफ्फल कर दिया गया था। मैं अपने अमल से मुकफ्फल दरवाज़ों को खोलकर अंदर जा सकता हूँ और दोबारा उन दरवाज़ों को मुकफ्फल कर सकता हूँ। लिहाजा मैंने यहाँ आकर रिहाइश इख्तियार की। इस मुकफ्फल बंगले में रहने लगा। जादुई अमल से मालूम करने लगा कि मेरे भाई को किसने हलाक किया है। मेरी आंखों के सामने दो चेहरे आते हैं, एक नौजवान लड़के और एक नौजवान लड़के का, लेकिन मैं उन्हें नहीं पहचान सकता। हो सकता है कि जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं वो मेरे भाई को हलाक करते वक्त मेकअप में हो। एल्पा ने कहा। नॉर्मन स्टोन नामी एक नौजवान यहाँ इलेक्ट्रिक कंपनी में इंजीनियर था। वो लंदन गया था, वहां से रूबी नामी एक लड़की से शादी करके आया। रूबी और नॉर्मन स्टोन ने ही तुम्हारे भाई को हलाक किया है। हमें भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये मालूम करने तक वो दोनों यहाँ से कहीं फरार हो गए। बाय द वे, अभी मैंने खिड़की से झांक कर देखा था, तुम बिल्कुल मुर्दा नजर आ रही थी। मैं एक अमल कर रहा था। मैं किसी तरह अपने भाई के कातिलों तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उनके चेहरे नजर आ रहे हैं और कोई पता ठिकाना नहीं मालूम हो रहा, जिससे ये शुबा होता है कि जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो शायद असली नहीं है। इसीलिए मैं अपने अमल से उनका पता ठिकाना मालूम करने में नाकाम हो रहा हूँ। वो यकीनन भेस बदल कर यहाँ आए होंगे। अब वो रूबी और नॉर्मन स्टोन नहीं रहे होंगे। बहरहाल तुम अपने भाई की तरह विच डॉक्टर हो, ये सुनकर मुझे खुशी हो रही है। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, फिर अदब से हाथ बांध कर बोला, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, और इस बात की खुशी और ज़्यादा हो रही है कि आपने मेरी यहाँ मौजूदगी का बुरा नहीं मनाया है। हाँ, मगर तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझसे मुलाकात करना चाहिए थी और देखना चाहिए था कि मैं तुमसे ताउन करती हूँ या नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अपने भाई की तरह आपका वफादार हूँ।
मैं ये देखकर उलझ गया था कि आप में और मिस्टर ब्रेन आदम में कौन असली है और कौन नकली। जब तक आप या ब्रेन आदम मेरे पास मेरे सामने ना आए, असली और नकली को पहचान नहीं सकता था। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, तुम किस तरह पहचान सकते हो कि मैं असली हूँ? अगर आप नकली होती तो अभी आपके आधे चेहरे पर एक साया सा रहता, मैं समझ लेता कि आप असली नहीं है। मैं अपनी एक जादुई सलाहियत के बायस अपने सामने वाले के चेहरे पर जैसे ही नजर डालता हूँ, मुझे उसके चेहरे पर या तो मुकम्मल रोशनी दिखाई देती है या फिर आधा चेहरा रोशन होता और आधा चेहरा तारीक। तब मैं समझ लेता कि मैं किसी फ्रॉड से मिल रहा हूँ या किसी माकूल शख्स से। थैंक्स गॉड, तुमने मुझे पहचान कर और मेरे असली होने पर यकीन करके मेरा हौसला बढ़ाया है। मैं यहाँ जिस मकसद से आई हूँ मुझे लगता है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। वो सर झुकाकर बोला, आप मेरे भाई की जगह मुझे अपना खादिम और वफादार समझ लें और ये आजमा कर देख लें कि मैं आपके कितने काम आता हूँ। मैं अपना मकसद बयान करने से पहले ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम बहुत देर तक सांस रोककर खुद को मुर्दा बना लेती हो? हाँ, जब तक मेरा जादुई अमल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक मैं सांस रोककर मुर्दा बन जाता हूँ। क्या मुर्दा बनने के बाद तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से बाहर निकल जाती है? नो मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ। नीलमा आत्मा शक्ति के जरिए ऐसा करती थी, अपने जिस्म से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेती थी और किसी दूसरे के जिस्म में उस आत्मा को दाखिल कर देती थी। अब वो मर चुकी है। नारंग ऐसा करते हैं। उसके असली होने का यकीन, आपके असली होने का यकीन होने के बाद ये कह सकता हूँ कि ब्रेन आदम के जिस्म में नारंग की आत्मा समाई हुई है और वह किसी वक्त भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही परेशानी मुझे यहाँ तक ले आई। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूंगा। बाय द वे, आप क्या सोच कर आई हैं? तुम्हारे भाई जमाल रॉबिन ने मुझ पर एक अमल किया था। एक कील मेरे सर के पिछले हिस्से में पेवस्त की थी, जिसके नतीजे में दूसरे टेलीपैथी जाने वालों के लिए मेरा दिमाग मुर्दा हो चुका था। उसकी सोच की लहरें जब भी मेरे दिमाग में पहुंचती थी तो उन्हें यही तासुर मिलता कि मैं मर चुकी हूँ। मैं यही सोच कर आई हूँ, तुम्हारे भाई ने मरने के बाद यहाँ एक डायरी छोड़ी थी, उसमें अमल ज़रूर लिखा हुआ होगा। क्या मैं उस अमल को पढ़कर समझकर उसके ज़रिए अपने दिमाग को बज़ाहिर मुर्दा बना सकती हूँ? मैं समझ गया, आप पहले की तरह अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर करके नारंग से महफूज रहना चाहती हैं और आप ऐसा कर सकेंगी। मैं आप पर यह अमल करूंगा। वो तेजी से आगे बढ़कर उसके करीब आई, फिर उसके हाथों को थाम कर बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मुश्किल इतनी आसानी से हल हो जाएगी। आप मुझ पर भरोसा करें और मेरे साथ आएं। मैं इस अमल की तैयारियां शुरू करता हूँ। आप आज़ादी से मेरे दिमाग में आए, मेरे चोर ख्यालात पढ़े, मैं अपने काम में मसरूफ रहूंगा। वो दोनों उस बड़े से कमरे में आए जहां बहुत अरसा पहले जमाल रॉबिन ने उस पर और ब्रेन आदम पर जादुई अमल किया था, जिसके जरिए वो टेलीपैथी जाने वाले, योगा जाने वाले और आत्मशक्ति जानने वाले नारंग से महफूज रहे थे। वहां पहुंचकर जमाल रॉबिन का भाई उस अमल की तैयारियां करने लगा। एल्पा उसके दिमाग में पहुंचकर चोर ख्यालात पढ़ने लगी और मुतमईन होने लगी। इसमें शक नहीं कि वो किस्मत की धनी थी। कई बार ऐसे ऐसे दुश्वार गुजार मराहिल से गुजर चुकी थी जहां वो जिंदा नहीं रह सकती थी, अगर जिंदा भी रहती तो किसी दुश्मन की कनीज बनकर। लेकिन कभी बाबा साहब के दारे से जनाब तबरेजी साहब ने उसकी मदद की, कभी जमाल रॉबिन ने उसे नारंग की आत्मा शक्ति से बचाया और अब उसका भाई उसे बचाने के लिए इस अमल की तैयारियां कर रहा था। एल्पा उसके चोर ख्यालात पढ़कर मुतमईन हो गई थी। अब आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर सकती थी कि वो जैसा भी अमल करे उसे नारंग की दुश्मनी से महफूज रखेगा। एल्पा और नारंग ने एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने के लिए वहां के तमाम मुकाबरीन के अलावा दूसरे ऐसे अफराद पर भी तनवीं में अमल किया था और उन्हें अपनी हमायत पर मजबूर किया था जो अहम ज़रूरत के वक्त काम आ सकते थे। मसलन नारंग ने कई सुराग रसानों और दूसरे फौजी जवानों और पुलिस अफसरों को अपना आलाकार बनाया था। उनमें से 5 आलाकार ऐसे थे जिनके दिमाग में अल्पा भी पहुंच गई थी और उसे मालूम हो गया था कि वो नारंग के ज़रिए असर आए हुए हैं। उसने उन पर दोबारा तनवीमी अमल करके ये बातें नक्श की थी कि वो बदस्तूर नारंग के आलाकार रहेंगे, लेकिन ज़रूरत के वक्त एक खास लबा लहजे में उन्हें मुखातिब किया जाए तो अल्पा के भी काम आएंगे। अल्पा की यह हिकमत अमली अब काम आ रही थी। उसने दूसरी सुबह 3 आलाकारों से कहा, ज्यूज कॉलोनी के बंगला नंबर 224 जे में अल्पा रहती है, वहां जाते ही उसे गोली मार दो और फिर उसकी लाश को आर्मी हेडक्वार्टर के सामने फेंक दो। वो हुक्म की तामील के लिए जाने लगे तो अल्पा ने कहा, यह काम करने के बाद तुम तीनों ये भूल जाओगे कि मेरी हदायत के मुताबिक तुम लोगों ने ऐसा किया था। तुम नारंग को बताओगे कि उस बंगला नंबर 224 जे के सामने से गुजर रहे थे, तब अल्पा से सामना हुआ। वो तुम में से एक के दिमाग में आना चाहती थी, तुमने सांस रोक ली और अपने साथियों को बताया कि यह शायद टेलीपैथी जानती है। यह भी मेरे दिमाग में आना चाहती थी। तब अल्पा ने कहा, हाँ मैं टेलीपैथी जानती हूँ, मगर तुम लोग कौन हो और मुझे किस तरह पहचान रहे हो? उसकी बात सुनते ही तुम में से एक ने उसे फौरन गोली मार दी और उसकी लाश को उठाकर आर्मी हेडक्वार्टर के सामने फेंक कर चले गए। ये तमाम बातें उसने उन तीनों आलाकारों के दिमागों में नक्श कर दी थी। इस दौरान में जमाल रॉबिन का भाई उस पर जादुई अमल करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। अल्पा ने जितनी हेरा फेरी से यह मंसूबा बनाया था उतनी हेरा फेरी नारंग नहीं जानता था। वो आधी रात के बाद जमाल रॉबिन के मुकफ्फल बंगले में आई थी और उसके भाई से मुलाकात की थी। इसके बाद उसे मामला तय करने के बाद उस पर अमल किया गया। फिर दूसरी सुबह तक उसका दिमाग मुर्दा ज़ाहिर हो चुका था, जबकि वह दिमागी और जिस्मानी तौर पर जिंदा थी। इस अमल के बाद ही उसने दूसरी सुबह नारंग के उन तीनों आलाकारों को हुक्म दिया था कि एक बंगले में जाकर अल्पा को हलाक करके उसकी लाश आर्मी हेडक्वार्टर के सामने फेंक कर चले जाए, और उन तीनों ने उसके हुक्म पर अमल किया।
एक आला अफसर जो अल्पा का मामूल और ताबेदार था, उसने उसके हुक्म के मुताबिक दूसरे यहूदी अकाबरीन को इतला दी कि आर्मी हेडक्वार्टर के सामने एक जवान औरत की लाश पाई गई है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कातिल ने उसकी लाश आर्मी हेडक्वार्टर के सामने क्यों फेंकी है। नारंग ने अपने मामूल और ताबे अफराद को एक मोबाइल फ़ोन नंबर दिया था ताकि ज़रूरत के वक्त उससे रब्ता किया जा सके। उन 3 आलेकारों ने इस नंबर पर नारंग को बताया कि उन्होंने किस तरह अल्पा को हलाक किया है और उसकी लाश को आर्मी हेडक्वार्टर के सामने फेंक दिया है। नारंग ने यह सुनते ही कहा, फ़ोन बंद कर दो, अभी मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँगा। उसने फ़ौरन ही ख्याल खानी की परवाह की और अल्पा के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसकी सोच की लहरें भटकती रह गईं। उसे अल्पा का दिमाग नहीं मिला। तब उसे यकीन होने लगा कि वो मर चुकी है। यूं तो योगा जानने वालों के दिमागों में भी सोच की लहरों को जगह नहीं मिलती और जो अपना लब लहजा बदल लेते हैं उनके दिमागों में भी जगह नहीं मिलती। लेकिन मुर्दा दिमाग में जगह ना मिले तो इसकी पहचान ये है कि सोच की लहरें जब उधर जाती हैं तो उन्हें सन्नाटा महसूस होता है। सोच की लहरें इसी सन्नाटे में भटकती रह जाती हैं। नारंग यकीन कर रहा था, लेकिन ये भी सोच रहा था कि इसमें धोखा हो सकता है। नारंग अब धोखा नहीं खाना चाहता था, इसलिए सोच रहा था कि अल्पा ने फिर कोई ऐसी चाल चली है। ये सोचते उसने फौज के उन 2 आला अफसरान को हुक्म दिया था जो उसके महकूम थे और कहा, अभी जमाल रॉबिन के मुकफ्फल बंगले में जाओ, उसे खोल कर देखो वहाँ कोई दूसरा है या नहीं। अगर नहीं है तो वहाँ जो सामान पहले मौजूद था वो मौजूद है या नहीं। वो उसके हुक्म की तामील के लिए चंद फौजी जवानों को लेकर उस बंगले में गए। वो पहले की तरह मुकफ्फल था। उन्होंने इसे खोला और अंदर गए। हर चीज़ वहाँ अपनी जगह मौजूद थी। जमाल रॉबिन जादू के सिलसिले में जो सामान इस्तेमाल करता था वो भी मौजूद था। उसकी वो मोटी डायरी भी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नारंग ख्याल ख्वानी के जरिए उन अफसरों के दिमागों में रहकर यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि जमाल रॉबिन तो मर चुका है, उसका जो सामान है वो सब यहाँ मौजूद है, हत्ता कि उसकी मोटी सी डायरी भी रखी हुई है। उसने एक अफसर को हुक्म दिया कि वह डायरी खोलकर पढ़े। उस अफसर ने हुक्म की तामील की। अल्पा इतनी नादान नहीं थी, उसने डायरी बदल दी थी और इस डायरी में भी जादुई नुस्खे लिखे हुए थे, लेकिन वो नुस्खे नहीं थे जो जमाल रॉबिन जानता था और ये सब कुछ अब उसके भाई को मालूम था। डायरी से उन नुस्खों का कोई ताल्लुक नहीं था। जो अफसर डायरी को पढ़ रहा था वो पढ़ते पढ़ते जब आखिरी सफ़े पर पहुंचा तो वहां लिखा हुआ था, डायरी खत्म हो चुकी है और मैंने वो बहुत अहम नुस्खे नहीं लिखे हैं जो दूसरा कोई विच डॉक्टर नहीं जानता। सिर्फ मैं जानता हूँ और वो नुस्खे मुझे जुबानी याद हैं। उन्हें मैं किसी दूसरी डायरी में नहीं लिखूंगा। नारंग ने उस अफसर के जरिए मालूम करने के बाद समझ लिया कि दिमाग को मुर्दा जाहिर करने का जो नुस्खा जमाल रॉबिन जानता था वो उसके साथ ही फना हो गया है। अब कोई विच डॉक्टर ये नहीं जानता कि जिंदा दिमाग को बज़ाहिर किस तरह मुर्दा बनाकर रखा जा सकता है। इतनी इंक्वायरी करने के बाद और उस डायरी को एक अफसर के जरिए पढ़ने के बाद उसे यकीन करना ही पड़ा कि इस बार अल्पा ने कोई चाल नहीं चली है और जिंदा रहकर बज़ाहिर अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर करने वाले किसी जादुई अमल से गुजरने का उसे मौका नहीं मिला है। जो विच डॉक्टर जमाल रॉबिन जानता था वो मर चुका था और अब अल्पा भी यकीनी तौर पर हमेशा के लिए फना हो गई है। अब उसकी राह में दीवार बनने के लिए नहीं आएगी। शाम को तमाम यहूदी अकाबरीन इजलास में शरीक होने के लिए आए तो नारंग ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, मैं अपने एक टेलीपैथी जानने वाले के जरिए आप लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ और ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि जो अल्पा हमारे दुश्मनों की आलाकार बन गई थी और बुरी तरह उनके शिकंजे में आ गई थी, उसे मैंने ढूंढ लिया था। वो एक बंगले में रुपोश थी। मैंने अपने आलाकारों से कहा कि वहां पहुंचते उसे फौरन गोली मार दें। अगर जरा भी देर की जाएगी तो हमारे दुश्मनों से फिर बचाकर कहीं दूसरी जगह पहुंचा देंगे, फिर उसके जरिए हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि अल्पा मर चुकी है। आर्मी हेडक्वार्टर के सामने जिस औरत की लाश पाई गई है वो अल्पा है। यह खुशखबरी सुनाते हुए मेरा दिल सदमे से टूट रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा उसे छोटी बहन की मोहब्बत दी और हमारे मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती थी। लेकिन मैंने उसे इसलिए भी हलाक कराया है कि अब हमारे पास 2 टेलीपैथी जाने वाले हैं। अब मैं उन्हें इस तरह तरबियत दूंगा कि वह अल्पा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमारे मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। उसकी बातें सुनकर पूरे इजलास में सन्नाटा छा गया। वो सभी अल्पा से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उसकी बरसों की खिदमत को सराहते थे। वो अचानक उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गई थी और ऐसी मौत मारी गई थी जिसकी वो तवक्को नहीं कर सकते थे। वो तमाम उम्र मुमलिकत इसराइल से वफादारी करती रही। आखिरी वक्त गद्दारी करने के बायस मारी गई और वो गद्दारी भी ऐसी कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि अपने ही मुल्क और अपनी ही कौम से दुश्मनी कर रही है। वो बेचारी मजबूर थी, लेकिन ब्रेन आदम नारंग भी मजबूर था और तमाम अकाबरीन भी मजबूर थे। अगर इन हालात में अल्पा अकाबरीन में से किसी को नजर आती तो वो भी उसे गोली मार देता। वो सब अपने अपने दिली जज्बातों के हालात का इजहार कर रहे थे। फिर ताज़ियत के तौर पर सब उठकर खड़े हो गए। वो सर झुकाए आधे मिनट तक इसी तरह खड़े रहे। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि जो लाश आर्मी हेडक्वार्टर के सामने पाई गई है उसे निहायत एहतराम के साथ दफन किया जाएगा। उन्होंने पूरे शहर और पूरे मुल्क में ये ऐलान करा दिया कि आज रात हर जगह रोशनी रहेगी, किसी मकान, किसी सड़क या किसी गली में अंधेरा न रहे। कल सुबह उस अल्पा की तदफीन होगी जो तमाम उम्र यहूदियों की खिदमत करती रही और मुमलिकत इसराइल के लिए ढाल बनकर जिंदगी गुजारती रही। तमाम अकाबरीन ने ब्रेन आदम नारंग से फ़ोन पर रब्ता किया। उन्होंने कहा, अब तो ये खतरा नहीं रहा कि अल्पा दुश्मन की आलाकार बनकर आपको हलाक कर सकती है। वो बोला, मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूँ, अब मुझे खुलकर सामने आना चाहिए। जिस तरह मैं ड्यूटी पर आया करता था उस तरह मुझे अपने शोबे में आकर अपने दफ्तर में बैठना चाहिए।
एक अफसर ने कहा, हम भी यही चाहते हैं कि अल्पा की तदफीन के मौका पर आप हमारे साथ रहें। उसकी तदफीन कल होगी। मैं उस वक्त आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगा और आप लोगों के साथ उसकी आखिरी आरामगाह तक जाऊँगा। एल्पा उन काबरीन के दिमागों में जाकर मालूमात हासिल कर रही थी। उसे मालूम हुआ कि कल सुबह वो एल्पा की तदफीन के वक्त कब्रिस्तान तक यहूदिया काबरीन के साथ जाएगा। लेकिन एल्पा नादान नहीं थी। वह समझ गई थी कि नारंग इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगा। हर पहलू से यकीन होने के बावजूद खुद को यूं मंजर-आम पर नहीं लाएगा, बल्कि अपनी किसी डमी को पेश करेगा। एक नई डमी बनाने के लिए सुबह तक वक्त था। वो अपना एक हमशक्ल ब्रेन आदम बनाकर तमाम यहूदिया काबरीन को धोखा दे सकता था। दूसरी सुबह एल्पा के जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक जाने वालों में ब्रेन आदम नजर आने लगा। वो यहूदिया काबरीन के साथ था और एल्पा उन काबरीन के दिमागों में जा रही थी जो ब्रेन आदम के करीब करीब थे। उनके जरिए वो उसे ताड़ने की कोशिश कर रही थी। ये अच्छी तरह समझना चाहती थी कि ब्रेन आदम का जिस्म लेकर नारंग आया या उसने ब्रेन आदम के किसी हमशक्ल को वहां पेश किया है। तमाम ममालिक एल्पा की हलाकत पर ताज़ियती पैगामात भेज रहे थे और जितने भी टेलीपैथी जानने वाले थे वो यहूदिया काबरीन के दिमागों में आकर अपने सदमे का इजहार कर रहे थे, अफसोस जाहिर कर रहे थे।